नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के बारे में। एनसीईआरटी खंड 1.2 ये हमारा स्वीकरण है। ये ना संख्या प्रणाली में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1.2 अप्राम्य संख्या, फिर पढ़ेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 3 और 4 को हल करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 को हल करेंगे, देखेंगे क्या क्या है प्रश्न में और फिर उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अप्राम्य संख्या, तो परिभाषा क्या होती है अप्राम्य संख्या, कौन सी संख्या अप्राम्य होती है। तो हम देखेंगे, हमें पता है एक संख्या अप्राम्य कहलाती है यदि इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्ण है और q शून्य के बराबर नहीं है। तो अप्राम्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, जिस भी संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अप्राम्य संख्या कहते हैं। मुख्य गुण क्या क्या होते हैं अप्राम्य संख्या के, ये देखते हैं। सबसे पहला है उनके दशमलव प्रसार अनंत और अनावर्ती होते हैं। अप्राम्य संख्याओं के दशमलव प्रसार हमेशा बिना दोहराए चलते हैं रहते हैं और भिन्नों के विपरीत पे कभी खत्म नहीं होते। दूसरा प्रमुख गुण क्या होता है अप्राम्य संख्याओं का, इन्हें एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिस भी संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी हमारी अप्राम्य संख्या होती है। चलिए उदाहरण देखते हैं, हम कुछ उदाहरणों के से समझते हैं हम। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सारी हमारी अप्राम्य संख्या है क्योंकि इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई है, पाई क्या है, पाई भी 3.14159 और ये अनंत तक चलता है, तो इसलिए भी पाई हमारी अप्राम्य संख्या होती है। फिर आता है हमारा ई को हम क्या बोलते हैं, यूलर की संख्या। यूलर की संख्या क्या होती है 2.7128 और ये अनंत तक चलती जाती है, तो ये भी हमारी क्या होती है अप्राम्य संख्या। तो अब एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात यह है स्टूडेंट बच्चों कि पाई को और 22/7 ये दोनों अलग अलग हैं। हम पाई को 22/7 लिखते हैं, वो सिर्फ हमारी जो हम प्रश्न सोल्व करते हैं या प्रश्न का हल करते हैं उसको आसान बनाने के लिए हम पाई को 22/7 लेते हैं, परंतु पाई 22/7 नहीं होता। पाई एक अप्राम्य संख्या है, इसका ये अनंत तक जाती है। जैसे 3.14159 और ये बहुत अनंत तक जाती है, तो ये 22/7 और पाई में दोनों में भ्रमित ना हो, पाई अलग है 22/7। हम बस हमारे प्रश्न को जल्दी हल करने के लिए, आसानी से हल करने के लिए 22/7 लेते हैं। 22/7 अप्राम्य संख्या पाई का एक प्राम्य है, मतलब पाई एक अप्राम्य संख्या है लेकिन 22/7 एक प्राम्य संख्या है, तो अप्राम्य की जगह प्राम्य ले लेते हैं हम। तो उदाहरण देखते हैं हम, एनसीईआरटी उदाहरण 3 अनुभाग 1.2। तो संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को दर्शाइए। तो उदाहरण में हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम ये देखेंगे कि यूनानियों ने वर्गमूल 2 की खोज कैसे की होगी। तो यूनानियों ने देखा कि यह एक इकाई की भुजा वाला उन्होंने एक वर्ग लिया और फिर उन्होंने उसके विकर्ण इसके माध्यम से गुजरता, उसके बीच से एक विकर्ण गुजारा उन्होंने। तो यूनानियों ने देखा कि यह विकर्ण एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो वो विकर्ण है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब यूनानियों ने देखा कि यह विकर्ण एक पूर्ण संख्या नहीं है, ज्यामिति का उपयोग करके उन्होंने पता लगाया कि विकर्ण की लंबाई 2 का वर्गमूल है, जो कि एक अप्राम्य संख्या है, ना तो पूर्ण है और ना ही वो भिन्न है। तो कैसे देखा हमने, एक वर्ग लेंगे हम ओ ए बी सी, उसकी प्रत्येक भुजा एक इकाई की होगी और फिर हम उस पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो विकर्ण ओबी की गणना हम ओबी बराबर वर्गमूल एक की घात 2 जोड़ में 1 की घात 2
बराबर हो जाएगा ये हमारे वर्गमूल 2 के रूप में। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए आकृति 1.6 दिख रही होगी आपको यहाँ पे। तो आकृति 1.6 में हमने क्या कहा था, हमने लिया एक ओ ए बी सी वर्ग जिसकी सभी इकाई ओ ए बी सी की वर्ग की सभी इकाई किसकी है, एक 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 इकाई है सभी। तो एक इकाई है, इनकी भुजाएं एक इकाई की हैं। और हमने फिर इस वाले त्रिभुज में ओ ए बी में हमने क्या लगाया, हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इस भुजा की घात 2 जो कि बराबर होती है इस भुजा की घात 2 के जोड़ में इस भुजा की घात 2 के बराबर। तो अब इसमें क्या हुआ, अब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो जो ओबी है वो क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा वर्गमूल 1 की घात 2 जोड़ में 1 की घात 2 जो कि बराबर होता है वर्गमूल 2 के हमारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को कैसे निरूपित करते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो कैसे करते हैं, तो यह बहुत आसान है। पहले आकृति 1.6 जो हमने पीछे देखी थी संख्या रेखा पर इस प्रकार स्थानांतरित करेंगे कि जो शीर्ष है उसका वो ओ शून्य से स्थापित हो जाए। जो पिछली आकृति थी हमारी 1.6 उसको इस प्रकार से प्रतिस्थापित करेंगे हम कि जो ओ और शून्य है वो एक दूसरे पे संपाती हो जाए। तो देखिए आकृति 1.7 में हमने जो हमारी 1.6 वाली आकृति थी वर्ग की उसको हमने इस प्रकार प्रतिस्थापित किया है कि जो ओ और जो शून्य है वो एक जगह संपाती हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने अभी देखा कि ओ भी जो बराबर है वो है वर्गमूल 2 त्रिज्या के बराबर। तो अब जो त्रिज्या ओ बी वाला एक प्रकार का उपयोग करेंगे हम, तो केंद्र ओ को त्रिज्या ओ बी से ओ बी जितना खोलेंगे प्रकार को, फिर संख्या रेखा को बिंदु पी पर जो कट हुआ है उस पे एक चाप खींचेंगे तो पी संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को संगत करता है। ओ पे या शून्य पे हमने प्रकार को रखा और ओ बी जितना खोला, ओ बी जितना प्रकार को खोला, और जब हमने इतना खोल के इस रेखाखंड पे चाप खींची तो जो ये पी है ये हमारे वर्गमूल को दर्शाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे एनसीईआरटी उदाहरण 4 अनुभाग 1.2। तो इसमें क्या गया है, उदाहरण में संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दर्शाइए। तो उदाहरण में संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारित करने के लिए कहा गया हमें। यह अप्राम्य संख्या वर्गमूल 3 देता है और संख्या रेखा पर इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हमें पता है वर्गमूल 3 क्या है, अप्राम्य संख्या है। तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रतिस्थापित करके दिखाएंगे। चलिए इसका हल देखते हैं हम। तो पहले हम आकृति 1.7 पर वापस चलते हैं। तो क्या थी आकृति 1.7 हमारी, आकृति 1.7 हमारी थी कि जो हमारी वर्ग था जो हमने आकृति 1.6 में लिया था उसको हमने ऐसे प्रतिस्थापित किया कि जो शून्य और ओ है वो एक जगह संपात हो जाए। ठीक है, ये हमारी आकृति 1.7 थी। तो अब क्या करेंगे हम कल्पना करेंगे कि हमें एक रेखाखंड बी डी को एक इकाई की लंबाई को खींचते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उस पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आकृति 1.8 हमें दिखा रखी है। तो हम देख सकते हैं कि जो ओडी है, ओडी वो बराबर होगा हमारे वर्गमूल 2 की घात 2 जोड़ में वर्गमूल 1 की घात 2 जो कि बराबर होगा वर्गमूल 3 के हमारे। तो ये क्या किया हमने, इसमें देखिए अब हम जो त्रिभुज लेंगे, तो अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ओ बी डी। अब ओ बी डी लेंगे तो हमें पता है जो ओ बी है, जो हमने ओ बी निकाला था वो क्या निकाला था हमने, वर्गमूल 2। ओ बी हमारे क्या था, वर्गमूल 2। और जो बी डी है वो हमने खींचा है, हमने खुद ने बनाया। वो बीडी क्या है, बीडी है एक इकाई। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो हम देख सकते हैं ओडी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 के। तो इसको जो रेखाखंड पे संख्या रेखा पर कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रकार का उपयोग करके हम इसको करेंगे। तो केंद्र O पे हम प्रकार को रखेंगे और फिर हम त्रिज्या OD के बराबर खोलेंगे उसको, और फिर वहां से एक चाप खींचेंगे जो कि काटेगी संख्या रेखा को बिंदु Q पर, और जो Q जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा वर्गमूल 3 के बराबर। तो Q किसको संगत करेगा, हमारा Q वर्गमूल 3 को संगत करता है हमारा। चलिए अगला क्या है, एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 प्रश्न 1 अनुभाग 1.2। तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो ये कथन नीचे दिए गए हैं 3, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। दूसरा क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है या नहीं। चलिए देखते हैं, अब हम इसका हल देखेंगे हम। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन हमारा सत्य है। कौन सा कथन था, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों सत्य है ये, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्या का संग्रह क्या होता है, वो होता है प्रिमेय जोड़ में अप्रिमेय संख्या। उन दोनों अप्रिमेय और प्रमेय संख्या से मिलकर बनता हमारी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में अप्रिमेय संख्या होंगी ही होंगी, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। अब अगला देखते हैं, दूसरा कथन हमारा असत्य है। क्यों असत्य है, कथन क्या था हमारा कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये असत्य क्यों है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को किसी अन्य संख्याओं के वर्गमूल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कथन असत्य है हमारा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा कथन भी हमारा असत्य है। तो तीसरा कथन असत्य क्यों है हमारा, तीसरा कथन क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। इसलिए असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्या शामिल है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 प्रश्न 2 अनुभाग 1.2। तो ये प्रश्न क्या कहता है, क्या कभी धनात्मक पूर्णों को वर्गमूल अप्रमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एक उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न यह पूछता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णों के वर्गमूल अप्रमेय हैं। यह भी पूछता है कि एक परिमेय वर्गमूल का एक उदाहरण दे। चलिए इसका हल देखते हैं अब। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते। धनात्मक पूर्णों के सभी वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए अब हम देखेंगे तो हमें पता है कि एक अप्रमेय संख्या क्या होती है। एक अप्रमेय संख्या वो होती है जिसे भिन्न p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता। और एक प्रमेय संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है, ये हमें पता है। तो अब इसके उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो पहला उदाहरण क्या है, 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल 4 बराबर होगा 2 के। तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्या है, 9। अगला उदाहरण 9। तो वर्गमूल 2 कितना, वर्गमूल 9 कितना होता हमारा, वर्गमूल 9 बराबर होता हमारे 3 के। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये घनात्मक पूर्णों के वर्गमूल के ऐसे उदाहरण है जो प्रमेय संख्या है हमारी। तो ऐसा तब होता है जब घनात्मक पूर्णक एक पूर्ण वर्ग होता है हमारा। चलिए अब हम देखेंगे एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 प्रश्न 3 अनुभाग 1.2। तो इसमें क्या है कि दर्शाइए कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जा सकता है। तो चलिए इसका हल देखते हैं हम।
वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे हम। तो हम वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निरूपित कर सकते हैं। किसका उपयोग करके कर सकते हैं छात्रों? हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके इसको निरूपित कर सकते हैं हम। चलिए, तो हम क्या जानते हैं? हमें पता है कि वर्गमूल 5 जो है वो बराबर होगा पूर्ण वर्गमूल 2 की घात 2 जोड़ में 1 की घात 2। कैसे? 2 की घात 2 कितनी होती? 4। 1 की घात 2 कितनी होती? 1। तो ये क्या बन जाएगा? वर्गमूल 5 बराबर वर्गमूल 5 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले संख्या रेखा पर 2 को दर्शाने वाला एक बिंदु क्यों अंकित करेंगे हम। तो ये क्या है हमारा? अब देखिए, अब हमने इस चित्र में देखिए, इसमें हमने एक क्यों रखा है जो हमारे 2 को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो है, ये क्यूपी का जो है वो कितना है? क्यूपी का है मान 1 इकाई, और जो क्यूपी का मान 1 इकाई है, और जो ओ क्यू का मान है वो कितनी इकाई है? वो 2 इकाई है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ओ क्यू पर इकाई लंबाई का लंब पी क्यू निर्मित करें जहां ओ मूल बिंदु है। मतलब कल्पना करनी है हमें कि मूल बिंदु ओ से एक बिंदु पी तक एक रेखा खींची जाती है। यह एक समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी बनाती है, जहां क्यू पी का एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद है और कर्ण ओपी है। तो मूल बिंदु ओ को बिंदु पी से जोड़ने वाली एक रेखाखंड खींचनी है हमें। यह एक समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी बनाता है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे इसमें? अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण ओपी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? वर्गमूल ओ क्यू की घात 2 जोड़ में क्यू पी की घात 2। अब हमें क्या पता है? जो हमारा ओ क्यू है वो कितना है? 2 इकाई का है, और जो क्यू पी है हमारा वो कितनी इकाई का? वो 1 इकाई का है। तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्गमूल 2 की घात 2 जोड़ में 1 की घात 2, जो कि बराबर है वर्गमूल 4 जोड़ में 1, जो बराबर होगा वर्गमूल 5 के, हमारे 5 के। तो फिर हम एक प्रकार लेंगे, उसको ओ पर केंद्र मानकर ओपी जितना खोलेंगे उसे, और फिर वहां पे एक रेखाखंड पर एक चाप खींचेंगे हम, और वो चाप जहां रेखाखंड को काटेगी उसे हम आर नाम दे देंगे। तो जो हमारा आर है वो हमारा वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा। चलिए एनसीईआरटी अभ्यास 1.2 प्रश्न 4 देखते हैं। तो वर्गमूल स्पाइरल। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? वर्गमूल सर्पिल का निर्माण कैसे करें यह दिखाइए। तो प्रश्न आपसे यह समझना चाहता है कि वर्गमूल सर्पिल कैसे बनता है हमारा। इसका हल देखते हैं अब हम। तो निर्माण के चरण क्या क्या होते हैं? तो पहला चरण होता है कि एक बड़ी कागज की शीट पर एक केंद्रीय बिंदु ओ को अंकित करें। हम एक बहुत बड़ा कागज ले लेंगे, उस पर हम एक ओ को अंकित करेंगे वहां पे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे बच्चों एक ओ पी, एक रेखाखंड इकाई लंबाई का खींचेंगे हम। वो 1 इंच हो सकता है, 1 सेमी हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये देखिए इस आकृति में देखिए 1.9 में हमने हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक बहुत बड़ा कागज का टुकड़ा है। ठीक है, अब हमने उसमें यहाँ पे एक ओ को अंकित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने OP1 एक इकाई की रेखा खींच लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? अब हम वर्गमूल 2 का निर्माण करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट, आपको पता है छात्रों, मैंने आपको वर्गमूल 2 का निर्माण करना पहले सिखाया है। आपने पीछे पढ़ा है वर्गमूल 2 का निर्माण कैसे करते हैं। तो हम सेम वैसे ही, या बिल्कुल वैसे का वैसा ही निर्माण करेंगे हम। तो बिंदु P1 पर OP के लंबवत P1
P1 P2 रेखाखंड इकाई लंबाई 1 इकाई का खींचे। तो हमें क्या करना है, बिंदु P1 पर O P1 के लंबवत P1 P2 रेखाखंड खींचेंगे हम, दोनों 1 इकाई के खींचेंगे हम। तो देखिए हमारा बिंदु क्या है, बिंदु हमारा है P1 पर हम एक ओपी जितना ओपी का लंबवत लेंगे, तो क्या है वो ये होगा P1 से P2 और इसकी जो मान होगा वो कितना होगा, 1 इकाई का होगा हमारा। तो O को P2 से जोड़ें। अब हम इस O को P2 से जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। उससे हमारा क्या होगा, O P2 की घात 2 बराबर होगी O P1 की घात 2 जोड़ में P1 P2 की घात 2, जो कि बराबर हो गया हमारी 1 की घात 2 जोड़ में 1 की घात 2, जो कि बराबर होता हमारे 2 के। तो OP2 की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी वर्गमूल 2 की इकाई। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वर्गमूल 3 का निर्माण। तो इसके चरण क्या क्या है, इसका चरण है कि हम एक रेखाखंड P2 P3 खींचेंगे जो इकाई लंबाई होगी और वो बिंदु P2 पर O P2 के लंबवत होगी। अब हम क्या खींचेंगे, अब हम खींचेंगे एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि होगी P2 से P3 की, और इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, 1 इकाई की होगी। और ये किसके लंबवत होगी, ये होगी O P2 के लंबवत, O P2 के लंबवत होगी। अब हम क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय और OP3 को हम जोड़ देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, OP3 की घात 2 बराबर होता है OP2 की घात 2 जोड़ में P2 P3 की घात 2, जो कि बराबर होता है वर्गमूल 2 की घात 2 जोड़ में 1 की घात 2, जो कि बराबर होगा 2 जोड़ में 1 बराबर 3 के। तो अतः हमारा जो OP3 की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वर्गमूल 3 की होगी। अब आगे क्या करेंगे छात्रों, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम अगर सर्पिल को जारी रखना है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्गमूल 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, 7 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, तो ऐसे हम सभी वर्गमूल निकालते रहेंगे। तो इस प्रकार को जारी रखने के लिए प्रत्येक बाद के बिंदु Pn के लिए हम Pn घटा में 1 पर OPn घटा में 1 के लंबवत 1 इकाई लंबाई का एक रेखाखंड Pn घटा में 1 Pn खींचेंगे। तो क्या करेंगे हम, प्रत्येक बिंदु Pn के लिए हम, जैसे अब हम देख लेते हैं, अब हम इसको लेते हैं P5 के लिए। तो P5 के लिए हम क्या करेंगे, P4 पर OP4 के लंबवत एक इकाई लंबाई का रेखाखंड P4 P3 P4 खींचेंगे हम। तो O को P4 से जोड़े, तो अगर हम 4 का निकालना है तो हम O को P4 से जोड़ेंगे, ऐसे ही तो O को Pn से हमें जोड़ना है। 5 का निकालना O को P5 से जोड़ देंगे ऐसे। फिर हम क्या लगाएंगे, प्रत्येक नया कोण जो OPn वर्गमूल n इकाई को दर्शाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में लगा के हम फिर वो ढूंढ लेंगे तो वो वर्गमूल n को दर्शाएगा हमारा। उदाहरण के लिए हम OP4 में क्या दर्शाएगा, वो वर्गमूल 4 को दिखाएगा, OP5 वर्गमूल 5 को, OP6 वर्गमूल 6 को, OP7 वर्गमूल 7 को दिखाएगा। यह वास्तविक निर्माण वर्गमूल सर्पिल का निर्माण करता है हमारा। धन्यवाद। आज की कक्षा के लिए इतना ही, आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको जो अभी तक मैंने समझाया है वो सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।